अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। निगरान हुकूमत की नाकामियाँ, डॉलर, पेट्रोल और LPG की कीमतों में इजाफा, गरीब आवाम की मुश्किलात कम न हो सकें। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में वाइट करोला डकैत गैंग के 5 डाकू हलाक। आठ साल मासूम बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल, इस्लामाबाद जराइम की शरह में गुज़िश्ता 16 माह के दौरान 50% से ज़्यादा इजाफा हो गया। और सियासी दबाव या फिर कोई और वजह, फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर, LPG, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की। तो नाजरीन, महंगाई का रोना तो गरीब के लिए पहले भी था, लेकिन जाने वाली हुकूमत ने 15 रोज कबल 20 रुपए लीटर, जबकि आने वाली निगरान हुकूमत ने आते ही 17 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके मईशत को बड़ा धचका लगा दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। निगरान हुकूमत के आते ही 2 दिनों में डॉलर की कीमत में 6 रुपए के करीब इजाफा हुआ है। LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से इससे बनने वाली बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा। आइंदा बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ये इजाफा वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है, तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। इंटरसिटी और दीगर शहरों की ट्रांसपोर्ट में किरायों में इजाफा किया है। शहरियों को इससे यकीनन बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। मुल्क भर से मौजूद अपने नुमाइंदगान से जानेंगे क्या सूरत हाल है, लोग इस बारे में किस तरह से रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मोहम्मद लुकमान सबसे पहले लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। लुकमान, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो डेफिनेटली किराए बढ़ गए, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहना है शहरियों का, लाहौरियों का? PDM की हुकूमत के दौर में ही महंगाई होती रहेगी, लेकिन जो ही इंटरिम गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल संभाला है मुल्क का, उसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों में भी उन्होंने भी उसी तरह इजाफा किया जैसे कि पहले हुकूमत कर रही थी। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है वो 17.5 रुपये फी लीटर है। इसको लाहौर के पेट्रोल पंपों में तकरीबन अगर फेट शामिल किया जाए तो 291 रुपये से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर है। जैसे जिस पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ 291 रुपये 22 पैसे है। अगर आप 15 दिन की बात की जाए तो 15 दिनों में तकरीबन अगर पिछली हुकूमत से मौजूदा हुकूमत को मिला के बात की जाए तो जो कीमत है पेट्रोल की वो 37-38 रुपये बढ़ चुकी है। ये वही पेट्रोल है जो कि आज से 16 माह पहले तक तकरीबन 150 रुपये लीटर था, लेकिन आज ये 291 रुपये से ज़ायद इसकी कीमत है। तवानाई के रिसोर्स जितने भी हैं उनकी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो यकीनन उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती रहेगी। जी, तो मोहम्मद लुकमान हमें लाहौर का अहवाल बता रहे थे कि निगरान हुकूमत के आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है और शहरियों का इस हवाले से जो रद्द-ए-अमल है वो यही कह रहे हैं कि आवाम की सुनी जाए, महंगाई में कमी लाई जाए। ओकाड़ा के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से काफ़ी मुतासिर हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलमान चौधरी। सलमान, बताइएगा कि ओकाड़ा के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल है? से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से अवाम पर एक पेट्रोल बम करा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि इस पेट्रोल बम से हमें मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा और एक बड़ा तूफ़ान महंगाई का जो है वो आएगा। और इस हवाले से जब हमारी शहरियों से और ड्राइवर हज़रात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से एकदम 20 रुपये बढ़ाना ये एक बिल्कुल जालमाना टैक्स और जालमाना महंगाई में इजाफा है, इसे फिल फॉर वापस लिया जाए। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसको फिल फॉर वापस ना लिया गया तो हुकूमत को जो है वो हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर भी आएगी। जी, हर 15 रोज़ के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से माहाना बजट किसी भी ख़ानदान का यकीनन डिस्टर्ब होता है और इससे मुश्किलात मज़ीद बढ़ती हैं। खुसूसन जो रोज़गार हासिल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के एक अड्डे पर मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे हबीब खान, उनसे जान लेते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। हबीब, बताइएगा
शहरियों का क्या कहना है जो यहाँ सफ़र की गर्ज से आते हैं। बिल्कुल, देखिए, हुकूमत की जानिब से रातों रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का जो बम आवाम के ऊपर गिराया गया है, उस पर कराची के शहरी ख़ास तौर पे खासे नाला है। एक तरफ जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है वो मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश है उसके ऊपर भी इजाफे का सबब बनेगा, लेकिन जो किराए हैं, जो आम आदमी की सफरी सहूलियात हैं, उस पर क्या असरात होंगे, शहरियों से कुछ बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो इजाफा हुआ है इससे आम आदमी कितना मुतासर होता है? आम आदमी ख़ास तौर पे जो सैलरीड क्लास है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि पहले मैं गाड़ी में आता था, आज मैं फिर रक्शे पे आया, रक्शे से अब मैं बस में आ गया हूँ। ये हाल है मेरा कि मैं अभी आपके सामने ग्रीन लाइन में उतरा हूँ मैं, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इन हालात में, क्योंकि सैलरी इतनी बढ़ नहीं रही जितने कि ये आपके जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जो इन्होंने पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ा रखी है और मुस्तकिल बढ़ा रही है, तो आवाम कहाँ जाए, किससे मांगे? ये तो गवर्नमेंट जो भी आई है इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल जी, देखिए, शहरियों का शिकवा है और शहरियों का यही कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है वो हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है और आवाम पर मुसलसल इसका जो बोझ है वो पड़ रहा है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो साथ ही साथ किरायों में भी इजाफा होता है, और जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है वो जान लेते हैं। पेट्रोल हर एक बंदा गाड़ी में रिफिल कर सकता था, आजकल लोग जो हैं यहाँ तो पैदल चल रहे हैं, यहाँ तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट में लिफ्ट मांग रहे हैं। तो ये जो हुकूमत है इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। क्लास तबका गरीब हो गया और गरीब जो है ना बस कब्र जाने के लिए तैयार है। पहले अवाम के सर पे बोझ है महंगाई का, ये निगरान हुकूमत इसके सहारे चलेगी और गरीब मर जाएगा। जहाँ 300 का डलता था वहाँ 450 रुपए कॉस्ट बढ़ गई है। हर बंदा परेशान है, रिक्शे वाला परेशान है, सैलरी वही की वही है, अखराजात बढ़ गए हैं। इनको IMF से किस्त मिली है, जिन्होंने आते सर गाड़ियाँ ले ली। सारे चोर हैं, सारे करप्ट हैं। वहाँ पहले बिजली के बिलों से बहुत तंग है, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है इन्होंने। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वहाँ पे तरस खाए थोड़ा सा और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करे। पेट्रोल आगे बहुत महंगा था, 20 रुपए और बढ़ा दिया। हमारी 8-8 दिन से गाड़ियाँ खड़ी। शहरी यकीनन अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर की बासी भी परेशान है। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा के निगरान हुकूमत ने गरीब अवाम को मजीद महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैजान हुसैन। फैजान, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ के शहरी क्या कहते हैं? फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है और साथ ही साथ LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और LPG की कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ कारोबारी हजरात भी काफ़ी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है जितने भी पैसेंजर्स हैं वो पुराने किरायों पे जाने को तैयार हैं, जबकि नए नरखनामे जो हैं अभी जारी किए जाएंगे। जबकि कारोबारी हजरात का ये कहना है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है, जितनी अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है। हम इस पेट्रोल पंप में मौजूद हैं। इस पेट्रोल पंप में हमारे जितने भी बाइक वालों से या गाड़ी वालों से बात हुई है, उनका यही कहना था कि रोज़ाना उन्होंने ऑफिस जाना होता है। पहले 500 रुपये का पेट्रोल जो है वो हफ्ते में लगता था, लेकिन अब जो है 1000 से 1500 रुपये तक उनका हफ्ते का पेट्रोल लग जाता है। तो उनके जो तनख्वाहें हैं वो तो उसी जगह पे रुकी हुई हैं, लेकिन उनके जो घर के अखराजात हैं या उनके ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं, ऑफिस जाना आना, तो उसमें भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हर कोई जो है वो काफ़ी परेशान है। जी, फैजान हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैजान, आपका बहुत शुक्रिया। तनख्वाहों में इजाफा हो नहीं रहा बल्कि अखराजात में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 15 दिनों में 37 रुपए के रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई का एक नया सिलसिला शुरू होगा। अशियाई खुरोनोश, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जरूरी अशिया की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएंगी और कम आमदनी तबके पर मौशी दबाव मजीद बढ़ेगा। खाम ऑयल दरामद करके हुकूमत क्या कुछ हासिल करती है, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। निगरान हुकूमत भी PDM की साबिक हुकूमत से 2 कदम आगे। इक़्तिदार संभालते ही निगरान हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। एनर्जी और डॉलर के कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई की एक और शदीद लहर ने शहरियों की चीखें निकाल दी। 2 दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 293 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर और एनर्जी की कीमतें बढ़ने से खाने पीने की चीजों के साथ अब हर चीज महंगी होगी।
पाकिस्तानी रोजाना 5,56,000 बैरल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 33वें नंबर पर है। आलमी मार्केट में आज ब्रेंट क्रूड खाम ऑयल की कीमत $84.84 फी बैरल है। एक बैरल खाम ऑयल से 73 लीटर पेट्रोल, 40 लीटर डीजल, 16 लीटर जेट फ्यूल, जबकि 6 kg LPG के अलावा तारकोल, स्टील गैस, पेट्रोकेमिकल और दीगर लुब्रिकेंट हासिल होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दरामदी पेट्रोल एक्स रिफाइनरी के बाद 177 रुपए 47 पैसे फी लीटर है, जबकि डीलर मार्जिन 7 रुपए फी लीटर और ट्रांसपोर्टेशन इसके अलावा है। हुकूमत पेट्रोल 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर फरोख्त करके 50 रुपए लेवी टैक्स और दीगर मुनाफा हासिल कर रही है। PDM हुकूमत ने रूसी तेल दरामद करके अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम करने की खुशखबरी दी थी, जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई। हुकूमत रूसी सस्ते तेल का फायदा भी अवाम को पहुंचाने में नाकाम नजर ही आ रही है। रिपोर्ट आपने देखी। जो तौजीहात पेश की जाती हैं गवर्नमेंट की जानिब से वो ये हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, लिहाजा पाकिस्तान में भी इनकी कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। लेकिन इसके अल्टीमेट असरात अवाम पर आते हैं, अवाम को भुगतना पड़ता है। महंगाई के जो असरात हैं यकीनन अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौशी चैलेंजेस से नबरद आज़मा है पाकिस्तान। सख्त फैसले तो पहले भी बहुत से लिए जा चुके, जिसका नताइज जो है वो अवाम भुगत रहे हैं महंगाई की सूरत में। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के अवाम पर? देखिए, एक तो पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों को ये समझना है कि ये सख्त फैसले जो हैं वो हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ कीमतों की तब्दीली का फैसला ले रहे हैं। वो अवाम के लिए तो ज़रूर सख्त है, पर हम ये नहीं कर रहे कि एनर्जी सेक्टर को ठीक करने जाएं, हम ये नहीं कर रहे कि हम अपने बजट को ठीक करने जाएं, हम ये नहीं कर रहे कि हम अपने PIA को ठीक करने जाएं। हम वो फैसले ले रहे हैं कि जो इनएफिशिएंसीज हैं सिस्टम्स की, वो पास ऑन ज़रूर कर रहे हैं। हम IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर रहे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अवाम के लिए बिल्कुल एक मुश्किल का समा पैदा करती हैं। इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 29% पे थी पिछले साल, उसका अगर मैं इस साल देखूं तो अगेन मुझे 25-26% पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो SPI है, जिसको हम कहते हैं, वो इंडेक्स जो 51 जो ज़रूरी अशिया हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, वो 31% इस हफ्ते बढ़ा हुआ आया है। 56% चीज़ों की कीमतें ज़्यादा थी। अभी उसमें ये पेट्रोल के राइज का अफेक्ट नहीं है। रुपए की कदर में कमज़ोरी पाकिस्तान की फंडामेंटल्स की कमज़ोरी को जाहिर करती है। कुछ ऑब्वियसली इस वक्त सब ने एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनाया हुआ है डॉलर को, अनसर्टेनिटी अरूज पर है। केयर टेकर सेटअप की गवर्नमेंट आई है, बट ऑफ कोर्स कोई भी केयर टेकर सेटअप जो है वो तैयारी करके तो नहीं आता। उनको तो शायद कल तक भी नहीं मालूम था कि हमने टेक ओवर करना है। इस वक्त ज़रूरत जो है एक बहुत ही एक्सट्रीम गुड टीम की है, कॉम्पिटेंट टीम की है, वो टीम जो इन चीज़ों को समझ सके और कल से सॉल्व कर सके। आई थिंक दैट इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स। जैसा कि आपने निगरान हुकूमत की बात की, निगरान काबीना की तश्कील अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, मुशावरत का सिलसिला जारी है, लेकिन खबरें यही गर्दिश कर रही हैं कि प्रोफेशनल लोग काबीना का हिस्सा होंगे, टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो काबीना का हिस्सा होंगे। ऐसे क्या फैसले उन्हें करने चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिल सके? I don't think कि कोई भी ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो आवाम को रिलीफ दें। एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद द कंट्री। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों की गिरावट को नहीं रोक सकते, आप कीमतों के बढ़ने की जो शरह है उसको संभाल सकते हैं, आप पाकिस्तान की जो फंडामेंटल काम है वो कर सकते हैं, IMF का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है। लॉ इनको इजाज़त देता है, लॉ से मेरा मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको इजाज़त देता है। फिर इन्होंने कुछ काम करना है इन्वेस्टमेंट लाने में, इन्होंने कुछ काम करना है $28.5 अरब IMF के अम्ब्रेला के अंडर ढूंढने में, IMF का प्रोग्राम आगे चलाने में। अब ये सब चीज़ें हैं। अब लेट्स सी कि 3 से 6 माह का सेटअप लग रहा है कि आ रहा है, किसी को भी डेट मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं है, आई थिंक किसी को भी नहीं मालूम कि इन्होंने कब तक हुकूमत करनी है, उसमें ये क्या
रिजल्ट्स देते हैं इंटायरली डिपेंड करेगा। जैसे आपने कहा ज़रूर प्रोफेशनल सेटअप हो सकता है, बट याद रखिए कि कोई भी इंसान जब हुकूमत में जाता है, अगर वो बहुत ही हुकूमत से इन टच ना हो, नंबर से इन टच ना हो, तो वो महीने दो तो समझने में ही लग जाते हैं कि खड़े कहाँ पे हैं। सो लेट्स सी कि क्या रिएक्शन आता है। इस वक्त जो मार्केट्स ने रिएक्शन दिया है, ऑफ कोर्स 2 दिन का अगर आप देखें तो वो किसी सतह पर ऐसा कंफर्टेबल रिएक्शन नहीं है, और लग यूँ रहा है कि रुपए की जो कदर है वो अब ट्रेस कर रही है जो इंटरबैंक की मार्केट, जो हमारी ऑफिशियल मार्केट है, वो एक्सचेंज रेट मार्केट को ट्रेस कर रही है। और एक्सचेंज रेट मार्केट में बाइंग जो है वो कंसिस्टेंट इसलिए है कि स्टोर ऑफ वैल्यू लोगों ने बनाया हुआ है। सो ये एक विशियस सा साइकिल है जिसमें इस वक्त एक्सचेंज रेट फंस गया है। ये सारी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको संभालना है, उनको आके अपना कोई मुसव्वदा तो सामने रखना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो डेफिनेटली हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम बिजली की कीमतों की बात करें तो उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगी बिजली हम ऑलरेडी पैदा कर रहे हैं, 50 से 55 रुपये फ़ी यूनिट आवाम को बिजली बेची जा रही है। हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन उस सिलसिले में आज तक प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पाया है। क्या रुकावटें हैं, क्या वजूहात हैं कि गवर्नमेंट्स यहाँ पर आकर ऐलानात तो कर देती हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाती? रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान की एशलीज हील है, यानी कि इससे मेरा मतलब है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर कोई चीज़ रोके हुए है तो वो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर एक कॉन्स्टलेशन में है जो सरकार के पास चल रहा है। डिस्कोस भी सरकार चला रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि जनरेशन कंपनीज भी सरकार चला रही है, चाहे वो फ्यूल बेस्ड हो, चाहे वो पानी के उस पर बेस्ड हो, चाहे वो RLNG पावर प्लांट्स हो, और बिजली भी उनसे जो IPPs भी हैं और जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो भी सरकार ख़रीद रही है। सरकार अगर एफिशिएंटली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस चला सकती होती तो आप देखते कि ये सेक्टर बहुत बेहतर होता। हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हम ये काम कर सकते होते तो ये सेक्टर इतनी डिस्ट्रेस में ना होता। ये सेक्टर डिस्ट्रेस में है, इसमें कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। इसको ठीक करने के लिए कलीदी डिसीजंस, फंडामेंटल डिसीजंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, फंडामेंटल डिसीजंस ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ द प्राइस, यानी कि हर जगह पे कीमत एक नहीं होगी। गैस को निकालना पड़ेगा इस चीज़ में से कि गैस से आपके घर चले, आपको बिजली पे लाना पड़ेगा। ये ऐसे बड़े बड़े फैसले हैं। मैं नहीं समझता कि केयर टेकर्स ये फैसले भी ले पाएंगे, क्योंकि 3 से 6 माह में ऐसे फैसले किए नहीं जा सकते। इसलिए वो जो भी काम कर सकते हैं वो एक स्टेबिलिटी फराहम करें, और कुछ चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट के अंडर बाहर से इजीली अवेलेबल हैं इस वक्त वो ले आएँ। कुछ प्राइवेटाइजेशन जो इन दी ऑफिंग है उस पर आगे बढ़ें, और आने वाले लोगों के लिए अगर कोई मुसव्वदा छोड़ के जाएं या नए IMF के प्रोग्राम पे बात करें और करंट IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करें। कभी डिटेल में बात कर लेंगे, बट जो जुलाई के जिसे हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी की बहुत कोई मुस्बत पिक्चर पेंट नहीं कर रहे। 2 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि मतलब हमारी शारग है इन द सेंस ऑफ दी डॉलर्स कमिंग इन, वो 19% गिर गई हैं जुलाई के माह में, और हमारी एक्सपोर्ट्स 9% गिर गई हैं, और हमारी जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत कमज़ोर होने का। बिल्कुल सर, निगरान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि मईशत को किस तरह से संभालना है अगर आवाम को रिलीफ देना है तो। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से कराची में क्राइम रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये आउट ऑफ कंट्रोल है। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, कराची से खबर शामिल करते हैं कि नॉर्थ कराची में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में 5 डाकुओं की हलाक होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में सफेद करोला में सवार मुल्जिमान को घर के बाहर देखा जा सकता है, जबकि मुल्जिमान ने घर में घुसने से कबल इलाके की जासूसी भी की थी। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि मुल्जिमों के बैकअप में मोटरसाइकिल सवार अफराद भी मौजूद थे, और ये करोला गैंग खासे अरसे से मुतहर्रिक था, जिस पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो देखते हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में वाइट करोला डकैत गैंग को वारदात महंगी पड़ गई। 7 डाकू बंगले में दाखिल हुए, कमरे के दरवाजे तोड़े, घर में मौजूद अफराद को जरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और लूट मार शुरू कर दी। 4:30 का दौरान था, मेरा दरवाज़ा खोला, हम दोनों सो रहे थे, हमें उठाया,
ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरे हाथ पाने सारा सामान वगैरह जब निकाल लेते ना अलमारी तोड़ के, तो मुझे आवाज़ आई, मैं उनको देख रहा था, उन्होंने देख लिया मैं देख रहा हूँ, उन्होंने उठाया और मुझे मारना शुरू हो गए वो। बर वक्त इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी ने बंगले को घेरे में लिया तो फरार होते मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मारे गए। ऑन द स्पॉट इनकाउंटर हुआ है और वहीं के ऑन स्पॉट ये मारे गए हैं। कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। मुलजमान का एक साथी मुकाबले के 6 घंटे बाद पानी के टैंक से निकलकर फरार हुआ। पुलिस ने मुलजमान से असलहा और औजारों से भरा बैग तहवील में ले लिया। फरार डाकुओं की तलाश जारी है। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ शामिर खान, सुनो न्यूज़, कराची। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहमीर, बताइएगा कि 5 डाकुओं को तो मौके पर ही हलाक कर दिया गया था, लेकिन जो डाकू फरार हुए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी तक पुलिस ने क्या किया है? जी बिल्कुल, ये 5 डाकू जो कि वाइट करोला गैंग से इनका ताल्लुक था, मुकाबले के दौरान पुलिस मुकाबले के दौरान मारे गए। इनके 2 साथी हैं जो कि इस जावकुआ से फरार होने में कामयाब हुए। एक डाकू के हवाले से बताया जा रहा है जो कि सफेद करोला गाड़ी में ही वारदात के दौरान जैसे मुकाबला शुरू हुआ है तो ये वहां से फरार होने में कामयाब हुआ, जबकि दूसरा इनका जो साथी है जो फरार होने में कामयाब हुआ वो मुकाबला खत्म होने के तकरीबन 6 से 6.5 घंटे बाद जो है इसी घर के पानी के टैंक से निकलकर फरार हुआ, जिसको इलाका मकीनों ने देख के फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की। तमाम पुलिस की भारी नफरी ने पहुंच के इस इलाके का फिर से मुहासरा किया और गली गली तलाशी लेने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गया। तो मजमूई तौर पर 2 मुलजमान ऐसे हैं जो कि वक्फे से जावकुआ से फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की तलाश की जा रही है, जो कि मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस भी हासिल की गई हैं, जिसमें मुलजमान को न सिर्फ वाइट करोला में घर के बाहर रैकी करते हुए देखा गया है बल्कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को भी बैकअप पे देखा गया है। तो मुख्तलिफ कैमरास की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं और मुलजमान की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि जो मुलजमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है और फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वाइट करोला गैंग से पहले उस इलाके की जासूसी की। शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह में डिटेल्स बता रहे थे। शाहमीर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद के बाद अब रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, और यहाँ पर भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थाना संभल की हदूद में 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश नस्वार चौक के करीब गली से मिली है। फातिमा मजहर नामी यतीम बच्ची गुज़िश्ता रोज़ घर से मदरसे जाने के लिए निकली थी मगर घर वापस नहीं आई। बच्ची चिन्योट से इस्लामाबाद अपनी नानी के घर आई थी। बच्ची का पोस्टमार्टम पीम्स अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज़्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश गली में फेंक दी गई। ज़्यादती बारे फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पता चल सकेगा और इस्लामाबाद में इस तरह का कोई एक वाक़या नहीं है। पिछले 15 माह में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश रही है और जराइम की शरह में 50% से ज़ायद इजाफा देखा गया है। ये अफसोसनाक वाक़या है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ताहिर आलम साहब जो कि साबिक़ IG इस्लामाबाद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नईम जंजुआ, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बच्ची के कत्ल का, इस पर पुलिस क्या कर रही है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या बताया क्या है? जी, जो ये वाक़या 12 तारीख को पेश आया था, जो लड़की के जो नाना है सैयद अली, उनकी दरख्वास्त के ऊपर थाना संभल में FIR हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये बच्ची जो है ये मेरी नवासी चनियोट से आई हुई थी। यहाँ 14 अगस्त के बाद इन्होंने वापस जाना था, लेकिन ये अपनी कज़न जो नायाब है उसके साथ जब मदरसे गई है सिपारा पढ़ने के लिए शाम को, तो उसके बाद नायाब तो आ गई थी लेकिन ये जो बच्ची फातिमा है ये नहीं आई और उसको फिर वो अपने मदद आपके तहत वो ढूंढते रहे लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। सुबह उनको किसी ने इतला दी कि गली में एक बच्ची की लाश पड़ी है घास में, तो फिर जब उन्होंने देखा तो वो फातिमा थी। उसके बाद जो पुलिस है संभल पुलिस, उसने इलाका जो है वो उसको कार्डन ऑफ किया कुछ देर के लिए और वहाँ पे जो मौजूद इर्द गिर्द के जो लोग थे उनको चेक करना शुरू किया और पहले दिन जो है वो तकरीबन 80 के करीब लोगों को इंटरोगेट किया गया और उनमें से तकरीबन 5 अफराद को जो है वो इस सिलसिले में क्या कोई शवाहिद मिल सके, कोई CCTV फुटेज इस सिलसिले में मिल सके जिससे मालूम हो सके?
अब तक जो है वो कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई, क्योंकि तो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे। जो नस्वार चौक है वो थोड़ी सी छोटी आबादी है, तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस को नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने ये किया है कि जो जितने भी क्रिमिनल थे जो इस किस्म के केसेस में रिकॉर्ड याफ्ता थे, उनका डेटा भी इकट्ठा किया और पंजाब और सिंध से भी उनका डेटा मंगवाया, ताकि पता लग जाए कि पंजाब और सिंध से जितने जो इस किस्म के जराइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं, अगर वो सुंबल के एरिया में है, इस जो नस्वार चौक है इसके एरिया में, तो उनको पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। ताहिर आलम साहब जो कि साबिक आईजी इस्लामाबाद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर इस्लामाबाद में जराइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम नजर क्यों आ रहे हैं? बुनियादी वजह तो वही है कि पुलिस जो है, जो उसका बुनियादी काम है कि वो क्राइम्स के पीछे पड़े और डाकुओं और चोरों के पीछे पड़े, वो किसी और काम के पीछे पड़ेगी है। वो बदनसीबी है हालात की कि उन्हें ये जो पब्लिक ऑर्डर कायम करने में और लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में जो पकड़ धकड़ है, तमाम सलाहियतें उस पर सर्फ हो रही हैं और ये नहीं पूछा जा रहा कि आपके इलाके में वारदातें क्यों ज़्यादा है, इसको कैसे कम किया जाए, उसकी हिकमत अमली की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, नए नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फिर ठीक है, तरजीहात को सामने रखना चाहिए। जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से ताहिर आलम साहब जो कि साबिक आईजी इस्लामाबाद हैं और नईम जंजुआ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर हमें डिटेल से आ रहे हैं का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वहाब रियाज के हवाले से बताते चलें तो उन्होंने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी वो हो गए और वहाब रियाज ने सन 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की। वहाब रियाज का कहना था कि अब भी पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता रहूँगा, इंटरनेशनली जो लीग्स होती हैं वो खेलता रहूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये उन्होंने कहा कि मेरी अब टीम में जगह ही नहीं बनती, पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। उन्होंने पीसीबी का शुक्रिया अदा किया कि मैं क्रिकेट छोड़ूंगा नहीं, लीग्स खेलूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाब रियाज वालिद और फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा भी हो गए। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। जिधर आई हैव टू से कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू टू माय ऑल फैंस, मेरे भाई, मेरे दोस्त, फैमिली, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं का। तो आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि शुएब अख्तर के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं, शुएब भाई लेजेंड है। तो वहाब रियाज ने आज रिटायरमेंट का ऐलान किया ज़िशान, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा हो गए और उन्होंने अपने तमाम फैंस का शुक्रिया भी अदा किया कि जिन जिन ने उन्हें सपोर्ट किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली को भी कहा कि अच्छे खिलाड़ी के तौर पर वो याद भी रखे जाएंगे। और यकीनन जब किसी का करियर ख़त्म हो रहा होता है तो वो बहुत सी यादें समेट कर जा रहा होता है, फिर उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, उसे वो तमाम मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं कि जो उसने अपने करियर में देखे हैं। और स्पेशली जो इन्होंने जिक्र भी किया था वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वॉटसन के खिलाफ जो उन्होंने ओवर किया था वो उनकी ज़िंदगी का यादगार ओवर था और वो यकीनन क्रिकेट हिस्ट्री में याद भी रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल दुआ करते हैं कि वो क्रिकेट खेलें और हमें दोबारा से वो एक्शन में दिखाई दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके इलाके की, आपके शहर की खबर अपने प्रोग्राम में शामिल करें, आपके मसाइल उजागर करें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप हमें वीडियोस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन मसाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज।